हेलो। फ़ोन पर विद्या की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नेहा चहक उठी। क्या हालचाल है? और सुना, सब कैसा चल रहा है? कुछ औपचारिक बातचीत के बाद दोनों अपने अपने पति की बुराई में लग गए। प्रखर को तो घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। कल मैंने बोला था कि शाम को जल्दी आ जाना, टिंकू के जूते खरीदने हैं, पर इतनी देर में आया कि क्या बताऊं, विद्या बोली। यह सुनकर स्नेहा भी बोल पड़ी। यह रुपेश भी ऐसा ही करता है। जब जल्दी आने को बोलूं तो और भी देर से आता है। शुक्रवार की ही बात ले लो, नई फिल्म देखने का प्लान था हमारा, इतनी देर से आया कि आधी फिल्म छूट गई। दोनों गृहिणियाँ थीं, दोनों के पति एक ही कंपनी में काम करते थे, बच्चे भी लगभग समान उम्र के थे। दोनों का अपने पति की ऑफिस की पार्टी के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिलना हुआ था। दोनों के पति एक ही ऑफिस में काम करने के कारण लगभग एक ही तरह की समस्या से गुजरते थे। शुरुआत में दोनों अपने अपने पति के ऑफिस के बारे में ही बातें करते थे, लेकिन जल्दी ही उनकी बातों का विषय अपने अपने पति की बुराई करना बन गया। तभी स्नेहा के घर की घंटी बजी तो वह बोली, विद्या, शायद मेरी कामवाली आ गई है, चल बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर स्नेहा ने फ़ोन काट दिया। दरवाज़ा खोलते ही रमाबाई अंदर आ गई और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। क्या बात है रमा, आज बड़ी जल्दी में लग गई हो? स्नेहा ने पूछा तो वह रो पड़ी। क्या हुआ? स्नेहा ने हैरान होते हुए पूछा। तब रमा रोते रोते बोली, क्या बताए बीबी जी, हमारा आदमी एक स्कूल बस के ड्राइवर की नौकरी करता था। कल गलती से स्कूल के एक बच्चे को स्कूल के लिए लेना भूल गया तो नाराज़ होकर मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। उफ, स्नेहा को सहानुभूति हुई। फिर रमाबाई अपना काम करके चली गई। तब स्नेहा को याद आया कि आज तो सब्जी भी नहीं है। लव और कुश भी स्कूल से आते ही होंगे। जल्दी जल्दी सब्जी की दुकान की तरफ चल दी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि यह रुपेश सब्जी तक लेकर नहीं आते, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। स्नेहा घर आकर खाना बनाने में जुट गई। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाना, पार्क ले जाना, होमवर्क करवाना आदि, इन्हीं सब में शाम बीत जाती। रात के खाने की तैयारी के दौरान रुपेश भी घर आ जाता, बस खाना खाकर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी स्नेहा इस दिनचर्या से तंग आ जाती तो रुपेश के घर आते ही उसे झगड़ पड़ती। तुम मेरे लिए तो छोड़ो, बच्चों तक के लिए समय नहीं देते हो। जवाब में रुपेश भी गुस्सा करता। तुम पूरा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता मुझे पूरे दिन कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम विद्या से पूछना, प्रखर भी अभी तक रुका हुआ था। कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है। जब से यह अशोका नामक नई कंपनी खुली है तब से हमारी कंपनी का बिजनेस काफ़ी कम हो गया है। बस बस रहने दो, तुम्हारी कंपनी में रोज़ ही कोई ना कोई समस्या होती है। अरे इतनी ही बुरी हालत है तो कंपनी छोड़ ही क्यों नहीं देते? स्नेहा गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अगले दिन फिर सुबह फ़ोन पर रुपेश और प्रखर की बुराई का सिलसिला चल पड़ता। विद्या और स्नेहा ने एक रविवार को साथ पिकनिक का प्लान बनाया। हंसी मजाक मौज मस्ती के बीच में भी प्रखर और रुपेश कंपनी की बातें ही करते जा रहे थे। आखिरकार स्नेहा खींचकर बोली, तुम लोग यह कंपनी छोड़कर कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? बिजनेस? सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ, थोड़ा लोन ले लेंगे, कुछ गहने आदि बेचकर हम शुरुआत के लिए तो रकम जुटा ही देंगे, स्नेहा बोली। स्नेहा की बात अच्छी तो सबको लगी, लेकिन बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं। प्रखर ने तो साफ मना कर दिया। बिजनेस करना जोखिम से भरा होता है, चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। न बाबा न, मैं नहीं करने वाला बिजनेस। लेकिन यह बात विद्या को बड़ी पसंद आई। बोली, स्नेहा ठीक ही तो कह रही है, बिजनेस करो और मन चाही छुट्टियाँ कर लो, बॉस की नाराज़गी का कोई भी डर नहीं। बिजनेस करना एक तरह से जुआ खेलने के समान है, सब कुछ दांव पर लगाकर भी जीत सुनिश्चित नहीं होती। प्रखर के कहने पर बात आई गई हो गई। रुपेश अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। परिवार को अधिक समय दे पाने की ख्वाहिश उसकी भी थी, लेकिन कई बार अपने बॉस के गुस्से के डर से अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाता था। वह स्नेहा के सुझाव पर ध्यान से सोचने लगा था। अगले दिन जैसे ही स्नेहा ने विद्या से बात करने के लिए फ़ोन हाथ में उठाया, तभी दरवाजे की घंटी बज उठती है। लगता है रमाबाई आ गई है, मन ही मन सोचते हुए स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने रुपेश को देखकर चौंक उठी। बोली, आप अभी अभी तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, नौकरी जो छोड़ आया हूँ। रुपेश ने
मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा सुनकर परेशान हो गई। बॉस से कहा सुनी हो गई क्या? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? अरे बाबा, बिजनेस जो करना है। रुपेश के जवाब पर स्नेहा मुस्कुराई तो ज़रूर, पर मन ही मन घबरा भी गई। उसने तो यह सोचकर कह दिया था बिजनेस करने को कि प्रखर और रुपेश मिलकर बिजनेस करेंगे। फ़ायदा या नुकसान जो भी हो, दोनों मिलकर झेल लेंगे। और फिर 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन जब प्रखर ने मना कर दिया तो उसने आगे सोचा भी नहीं। पर यह रुपेश तो अपनी जॉब ही छोड़ आया। स्नेहा कुछ बोल न पाई। तभी रमाबाई आ गई और स्नेहा घर के काम में लग गई। रुपेश, मैं सब्जी लेकर आता हूँ, कह स्नेहा जाने लगी तो रुपेश भी उसके साथ हो गया। अरे बाबू, आप सब्जी वाला जो रोज़ स्नेहा के सब्जी खरीदने की वजह से उससे काफ़ी परिचित हो चुका था, रुपेश से बोल उठा। आइए आइए बाबूजी, आज काम पर नहीं गए क्या? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? पूछ सब्जी वाले ने यूँ देखा जैसे रमाबाई के पति की तरह रुपेश को भी नौकरी से निकाल दिया गया हो। स्नेहा कुछ बोल न पाई। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। फिर रुपेश से बोली, लव कुश के स्कूल से आने का समय हो गया है। मैं चावल चढ़ाकर जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर के बाद आँच बंद कर देना। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, चावल आकर बना लेना, कह रुपेश भी साथ चल दिया। बस स्टॉप पर बच्चे पापा को देखकर हैरान थे। पापा, आज तो बारिश नहीं हुई, फिर आपके ऑफिस में रेनी डे की छुट्टी क्यों हो गई? नन्हे कुश ने बोला तो सभी हंस पड़े। घर आने पर जब स्नेहा से खाना नहीं बना, तब तक बच्चों ने खाना खाना का राग अलाप कर दोनों की नाक में दम कर दिया। खाना खाकर रुपेश ने स्नेहा से बोला, आओ मिलकर बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। पर स्नेहा को फुर्सत कहाँ। रुपेश, तुम बच्चों को होमवर्क करा दो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। बच्चों को होमवर्क करवाना आसान नहीं था। लव ने जब पापा से पूछा कि कद्दू और बैंगन में क्या फ़र्क है, तो रुपेश बोला, लिख दो कि कद्दू हरा और बैंगन बैंगनी होता है। पापा के जवाब पर लव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा तो कुछ भी उसके साथ मिलकर तालियां बजा बजाकर हंसने लगा। शोर सुनकर कपड़े धोना छोड़कर स्नेहा भागी भागी आई। क्या बात है, तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तब लव ने वही सवाल स्नेहा से पूछ लिया। बैंगन एक श्रब है, कद्दू क्रीपर है। स्नेहा के जवाब पर लव और कुश फिर से पापा को देखकर हंस दिए। होमवर्क के लिए पापा को तंग न करने का निर्देश देकर स्नेहा फिर से कपड़े धोने चली गई। रुपेश आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने फिर से कुछ पूछने की कोशिश की तो रुपेश ने सोने की एक्टिंग करने में ही भलाई समझी। थोड़ी देर पापा को सोया देख दोनों खेलने भाग गए। काफ़ी देर बाद आँख खुली तो देखा शाम हो गई है। स्नेहा लव कुश को डांट रही थी। शाम हो गई है और तुम दोनों अपना होमवर्क छोड़कर खेलने लग गए हो। तभी रुपेश को जागा देखकर स्नेहा शांत होकर चाय बनाने चली गई। चाय पीकर स्नेहा बच्चों को होमवर्क कराने लग गई। रुपेश सोच में पड़ गया कि स्नेहा को तो पूरा दिन चैन से बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिजनेस में मेरा हाथ बटाने का वक्त कहाँ से निकालेगी? खाने में क्या बनाऊं? तभी स्नेहा की आवाज़ से रुपेश की तंद्रा टूटी। अगले दिन रुपेश ऑफिस नहीं गया। रमाबाई आकर अपना काम करते हुए आज फिर से रो पड़ी। बीबी जी, साहब को बोलो कि मेरे आदमी को अपने लिए ड्राइवर रख ले। जब तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही तब तक उसे काम पर रख लो, नहीं तो मेरे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। स्नेहा के कहने पर ही रमाबाई ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में डाला था। स्नेहा कैसे बताती कि खुद उसका पति ही नौकरी छोड़कर आया हुआ है। वह उसके पति को काम पर कैसे रख सकता है? स्नेहा, अपने गहने निकालना जरा, देखो तो बिजनेस के लिए कितने पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। रुपेश के कहने पर स्नेहा ने अपने गहनों का डब्बा निकाला। कांपते हाथों से उसे रुपेश के हवाले करके वह खुद उदासी हो गई। तभी विद्या का फ़ोन आ गया। आज ऑफिस में पार्टी है, तू आ रही है ना? देखूंगी, अनमने भाव से कह स्नेहा ने फ़ोन काट दिया। फिर सोचने लगी कि बिना गहनों के अब वह पार्टी में कैसे जाएगी। अतः रुपेश के पास जाकर बोली, सुनो, क्या हम इन गहनों को 1-2 दिन के बाद नहीं बेच सकते? ठीक है, कह रुपेश ने गहनों का डब्बा वापस कर दिया। स्नेहा को उन बेजान गहनों पर बेतहाशा प्यार उमड़ आया कि ये कंगन मेरी माँ ने बनवाए थे, यह अंगूठी मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी, यह सोने की चैन मेरी बुआ की आखिरी निशानी है और यह हार बड़े प्यार से रुपेश ने मेरे लिए बनवाया था।
उसकी आंखों भीगने लगी। एक एक कर वह गहनों को चूमने लगी। तभी विद्या का फिर फ़ोन आ गया। बोली, तूने बताया ही नहीं, स्नेहा की पार्टी में आ रही है या नहीं? हाँ हाँ कह स्नेहा कुछ सामान्य हुई। पर यह तो बता कि पार्टी है किस बात की? बॉस का जन्मदिन है ना, तभी तो 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। कह स्नेहा फ़ोन काट दिया। वह सीधे रुपेश के पास पहुँची। मुझे बेवकूफ़ बनाया तुमने। मुझसे कहाँ की नौकरी छोड़ आया हूँ, जबकि तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी थी। हाँ, ऑफिस में छुट्टी तो थी, लेकिन मैं सचमुच सोच रहा था कि नौकरी छोड़ दूँ। आज बॉस के जन्मदिन की पार्टी में ही मैं अपना त्याग पत्र देने वाला था। यह देखो, मैंने लिख भी रखा है। 2 दिन पहले का लिखा त्याग पत्र देखकर स्नेहा को विश्वास हो गया कि रुपेश सचमुच नौकरी छोड़ने वाला है। शाम को पार्टी के लिए तैयार होते हुए स्नेहा की आंखें बार बार भीग रही थी। इन सारे गहनों को अब वह नहीं पहन पाएगी, या फिर शायद 4-5 साल बाद जब उनका बिजनेस चल जाए तो फिर से खरीद ले। पर कम से कम 4-5 साल तो उसे इसके बिना ही रहना पड़ेगा। पार्टी के लिए गाड़ी से जाते हुए स्नेहा सोच रही थी कि अगर रुपेश नौकरी न छोड़े तो वह रमाबाई के पति को ड्राइवर रख ले। पूरा दिन स्नेहा कितना काम करती है। अगर वह बिजनेस में हाथ बटाएगी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा? रुपेश भी चिंता में था। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। वहां पहुंचते ही प्रखर और विद्या उन्हें मिल गए। पार्टी के बाद बॉस ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरे ऑफिस में काम करने वाले सभी दोस्तों की बीवियों के नाम। अगर वे घर की जिम्मेदारियों से अपने पतियों को मुक्त न रखती तो सारे कर्मचारी ऑफिस में मन लगाकर काम नहीं कर पाते। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था कि अब रुपेश त्यागपत्र दे देगा और ये पार्टियां वगैरह बंद हो जाएंगी। घर लौटते वक्त रुपेश ने कहा, स्नेहा तुम मेरे और बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हो। बॉस ने सच ही कहा कि अगर तुम पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑफिस का काम कर पाता हूँ। मैं बेकार में तुम पर गुस्सा करता हूँ। सॉरी रुपेश, तुम्हारा काम भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। दरअसल मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बेकार की शिकायत करती रहती हूँ। लेकिन कभी यह सब खो गया तो पता नहीं मैं कैसे सह पाऊँगी। अच्छा ही हुआ जो तुमने त्याग पत्र नहीं दिया।